ठीक है, अब जरा देखिएगा, इन्होंने पूछा डिटरमिन द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। डिटरमिन द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक की वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कितना होगा वो बताना है। बेटा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को? क्लियर? द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड वर मेजर्ड टू बी, लेंथ है 12.13 प्लस माइनस 0.02, ब्रेथ है 8.16 प्लस माइनस 0.01 और हाइट है 3.46 प्लस माइनस 0.01। परसेंटेज एरर बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल टू, बिल्कुल आप ये देखिएगा क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। इट इम्प्लाइज दैट डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो L वाला डेल्टा L अपॉन L इंटू 100, क्योंकि यहाँ किसी की भी पावर में सिर्फ 1 है, लेंथ की भी पावर 1, ब्रेथ की भी पावर 1 और हाइट की भी पावर 1। सीधा सीधा करेंगे, डेल्टा v अपॉन v। विनायक है ऑनलाइन? डेल्टा h अपॉन h इंटू 100। विनायक ऑनलाइन है? नहीं नहीं है। प्रबल है? यस सर। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर पूरा। ठीक है, तो ये डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल क्या है, जो भी एरर दे रखा है, एरर दे रखा है 0.02 अपॉन 12.13। तो 0.02 अपॉन 12.13, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस ब्रेथ वाला हो जाएगा 0.01 अपॉन 8.16, 0.01 अपॉन 8.16 इंटू 100। फिर हाइट का हो जाएगा 0.01 अपॉन 3.46, 0.01 अपॉन 3.46 इंटू 100। ये हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करें, आप ये देखिएगा कि 100 सभी में से कॉमन निकाला जा सकता है। 100 निकाल लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 0.02 अपॉन 12.13। तो इसको मैं 2 अपॉन 1213 लिख दूं सीधा सीधा। इसी तरह से 0.01 है, इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं 1 अपॉन 816, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 346, ठीक है। अब देखिएगा, ये हो गया हमारे पास 100 मल्टीप्लाइड बाई, ये जो वैल्यूज आई हैं इनको अगर कैलकुलेट करेंगे, मैं इनको कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगा रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा कैसे करना है इन्हें। ये 0.1649 ये आएगा, अब इसको देखेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 200 अपॉन 1213 प्लस 100 अपॉन 816 प्लस सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है जी सर, स्क्रीन नहीं दिख। सर वो बीच बीच में लोडिंग होने लग जाती है। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कभी कभी हो जाता है, इंटरनेट में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे अभी ठीक है ना? यस सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो इन तीनों की वैल्यूज देखेंगे। 0.1649 0.1649 प्लस 0.1225 प्लस सर सर 0.2890। हाँ जी, सर 3 डेसिमल प्लेस नहीं ले सकते? हाँ 3 डेसिमल प्लेसेस तक भी ये लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके करा सर। जा सकता है। तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0.58%, ठीक है। 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दिया, राउंडेड ऑफ till 2 places of decimals,
चलिए क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो तो फिर अगला देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है, नोट करिएगा। तो आप टेस्ट कब लोगे? बेटा ये जो या तो इस वीकेंड पर ले लो, बताओ। सर थोड़ी देर बाद ले लेंगे। मैं एक काम करूंगा, नेक्स्ट वीक लूंगा, नेक्स्ट वीक। यस सर ये सही है। सर जी टेस्ट मत लो अभी। नेक्स्ट वीक ले लेंगे। अरे यही तो चैप्टर है, ये तो आसान है चैप्टर, सर ये जी तो आसान है चैप्टर, इसका तो हो सकता है। नेक्स्ट वीक लूंगा मैं, कहता हूँ अभी तो ये पूरा वीक आपके पास है। सर टेस्ट लोगे कैसे? क्या सर सर लोगे टेस्ट कैसे कैसे टेस्ट? लोगे वैसे? टेस्ट क्यों लूंगा? कैसे लोगे ये कैसे दूसरे लोगे? कैसे लेंगे? टेस्ट कैसे लूंगा? लोगे कैसे? कैसे वो लोगे? मुझ पर छोड़ो ना, मैं देख लूंगा कैसे लेना है, ठीक है। सर जी स्कूल वाले भी धमकी दे रहे हैं सर, जुलाई में पेपर होंगे। अरे तुम छोड़ो ना उनकी धमकी को, तुम आगे अगला क्वेश्चन समझो जरा ध्यान से। देखिए, ठीक है द ठीक है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, the period of oscillation of a simple pendulum, the period of oscillation of a simple pendulum is t is equal to is 2 pi under root capital L upon small g. कैपिटल एल होता है यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, 2 पाई कांस्टेंट है, स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। मेजर्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल एल इज 20 सेंटीमीटर, full stop. Measured value of L is 20 centimeter. 20 centimeter known to 1 millimeter accuracy. Known to 1 millimeter. Known to 1 millimeter accuracy. ACCURACY. Known to 1 millimeter accuracy. And time for 100 oscillations of the pendulum. And time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds. Is found to be 90 seconds. Is found to be 90 seconds. Full stop. What is the accuracy in the determination of small g? What is the accuracy in the determination of g? Full stop. Question mark. और फिर यहां पर लिखेंगे a wristwatch of 1 second resolution
was used to measure capital T. ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या दे रखा है। फॉर्मूले की बाद में बात करते हैं। पहले देखिएगा मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि 1 मिलीमीटर का उसमें एरर आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, हम लिखेंगे एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो जो डेल्टा एल है वो दे रखा है 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बताएंगे? 10 की पावर 2 -2। 10 की पावर -2। कुछ बताओ। हाँ सर। हाँ यस पक्का। सर। चलो, तो ये हो गया 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 1/100 हो गया एक तरह से। 0.01 सेंटीमीटर। डेल्टा एल 0.01 आना चाहिए। बताइए जी, क्लियर है? गलत है ये। 10 की पावर -1 होगा। हाँ, क्योंकि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर रहे हैं, सेंटीमीटर को मीटर में नहीं कर रहे हैं। ये होगा 1 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने बोला है कि and time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds. 100 oscillations का टाइम जो है वो 90 seconds है। तो जो टाइम पीरियड होता है ना ऑसिलेशन का, वो होता है कि एक ऑसिलेशन में एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। तो हम ये कहेंगे कि 90 ऑसिलेशंस में 100 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लग रहा है? 90 सेकेंड्स। तो 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा? 90/100, 2.9 सेकेंड। ये बताइए, क्लियर है? बताइए जी। यस सर। अच्छा, और ये हमसे कह रहे हैं कि हमें इसकी जो एक्यूरेसी निकालनी है, जो हमको एक्यूरेसी निकालनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ जी, यानी कि जी में कितना एरर है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो एक ऑसिलेशन में 0.9 सेकंड है। तो इस क्वेश्चन में जो वो पूछ रहे हैं वो 100 ऑसिलेशंस के लिए ही पूछ रहे हैं कि 100 ऑसिलेशंस के लिए टाइम कितना होगा। तो हम ये कहेंगे और 100 ऑसिलेशंस टाइम इज इक्वल टू 90 सेकेंड्स। ठीक है, और इन्होंने बोला पर रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड रेजोल्यूशन वाज यूज्ड टू मेजर कैपिटल टी। तो कैपिटल टी हमने मेजर करा 90 सेकंड्स और उसका रेजोल्यूशन है 1 सेकंड का। तो जो रेजोल्यूशन होता है मैक्सिमम उतना ही एरर हो सकता है। रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है उसमें, किसी भी रिस्ट वॉच में। तो रिस्ट वॉच में सबसे छोटी वैल्यू में क्या मेजर कर सकता हूँ टाइम की? 1 सेकंड। तो अगर एरर पूछा जाएगा, तो अगर रिस्ट वॉच रुकेगी तो सबसे छोटा एरर क्या हो सकता है उसमें? सबसे छोटा एरर 1 सेकंड का हो सकता है। तो इसलिए मैंने डेल्टा टी को 1 सेकंड ले लिया यहाँ पर। ये टी हो गया, ये डेल्टा टी हो गया, ये एल हो गया, ये डेल्टा एल हो गया। गिवन है।
P is equal to 2 pi under root कैपिटल L अपॉन स्मॉल g, ये दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कितना हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर कैपिटल L अपॉन स्मॉल g। मुझे क्या निकालना है, मुझे g में एरर बताना है कितना है, तो आप इसको लिखेंगे g इज इक्वल टू सर हाँ जी, तो द कैपिटल टी 0.9 नहीं होना चाहिए। देखिए ये हमसे बोल रहे हैं कि मुझे इसके लिए 100 ऑसिलेशंस के लिए निकालना है, तो जो इसमें जितना ऑसिलेशन यहाँ दे रखे हैं मैं उसी के लिए निकालूंगा कि एरर कितना आ रहा है। हमने करा क्या है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वो इतना होता है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर, नोन टू बी 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस। इसका मतलब क्या है कि वो 100 ऑसिलेशंस के लिए पूछ रहे हैं आपको कि 100 ऑसिलेशंस का हमने कैलकुलेशन करा, तो 100 ऑसिलेशन के लिए हमारे पास एरर कितना आ सकता है स्मॉल g में, समझ गए? अच्छा ठीक है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हो गया g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर कैपिटल L स्क्वायर, यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर का कांस्टेंट है। कांस्टेंट। अब हाँ, अब जैसे एरर पूछ रहे हैं तो एरर आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं परसेंटेज एरर निकालूं, हमने कहा ये हो गया डेल्टा g अपॉन स्मॉल g इंटू 100, मुझे ये कैलकुलेट करना है, मैं परसेंटेज एरर कर रहा हूँ कैलकुलेट। तो कैपिटल L की पावर क्या है 1, तो ये हो जाएगा डेल्टा कैपिटल L अपॉन L इंटू 100, ठीक है, प्लस भले ही कैपिटल T की पावर 2 ये भले ही डिनोमिनेटर में हो, लेकिन हमेशा जो पावर है वो एडिशन में आ जाती है, तो हमने कहा प्लस करके ही आएगा 2 और डेल्टा T अपॉन T इंटू 100, ये हो गया। तो डेल्टा L कितना था 0.1 अपॉन L कितना था 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2, डेल्टा T कितना है 1 और कैपिटल T कितना है 90 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हो गया 25 सा, तो ये आ गया 0.5, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 20 अपॉन 9 0.5 प्लस 20 अपॉन 9। अब इसको अगर करेंगे ये लगभग कितना आ जाएगा, 9 टू 18, 2.22 आ गया, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 2.72%। बताइए जी, क्लियर है सभी को? एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन और लिखिएगा। सर अगर ये एरर प्लस माइनस में निकालना होता तो फिर कैसे निकालते? ये एरर अगर प्लस माइनस में निकालना होता है, हाँ प्लस माइनस में इस एरर को हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो मुझे एक्सप्रेशन है ना वो सिर्फ इतना दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी है, मतलब मुझे सिर्फ एक डेल्टा L की वैल्यू दे रखी है। तो इस वाले को अगर हम प्लस माइनस में निकालेंगे तो इस चीज को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, समझ रहे हैं? तो जब एक वैल्यू दे रखी होती है प्लस माइनस वाला सिर्फ तभी होगा जब मुझे एक्सप्रेशन जो है वो भी प्लस माइनस में दे रखा हो। ओके, ठीक है, तो मुझे जो यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू है वो प्लस माइनस में नहीं दे रखी, सिर्फ एक चेंज दे रखा है, तो उस चेंज को मैं मानूंगा L है तो डेल्टा L अपॉन L, ये करके रिलेटिव एरर ही निकलता है यहाँ पर। ठीक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो करा है सर था। हाँ जी सर, स्कूल में वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का प्रोडक्ट और डिवीजन भी कराया है वो सिलेबस में? प्रोडक्ट और डिवीजन ये है ही तो सही, ये देखिए डिवीजन ही तो है। नहीं, लाइक वो प्लस माइनस वाला प्रोडक्ट और डिवीजन। प्लस माइनस वाला मेरे को एक बार फोटो भेज दो बेटा क्या करवाया है, ठीक है, याद से भेज देना।
नहीं सर, जैसे एग्जांपल है कि मास हमारे पास कुछ भी है, जैसे 7.2 प्लस माइनस 0.1, हाँ और v हो गया हमारा ऐसे ही कुछ 2.1 मीटर पर सेकंड प्लस माइनस 0.3 ले लीजिए। मेरे को भेज देना प्लीज, कोई भी एक क्वेश्चन भेज देना जो करवाया है ऐसा। ठीक है सर। ठीक है, एक मिनट रुको, पता नहीं इसमें क्या हो गया, मेरे को रिकनेक्ट करना पड़ेगा जरा, ये कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है। आ गया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। फाइंड द रिलेटिव एरर इन कैपिटल Z find the relative error in capital Z if Z is equal to a raised to the power 4 into b raised to the power 1 upon 3 b raised to the power 1 upon 3 and upon c and d raised to the power 3 upon 2। ये पूछना रिलेटिव एरर बताना है मेरे को Z में। सर कैपिटल ए की पावर क्या है? बेटा कैपिटल ए की पावर क्या है? कैपिटल ए की पावर है 4, ओके सर। कैपिटल ए की पावर 4, कैपिटल बी की पावर 1 अपॉन 3 और फिर अपॉन में कैपिटल सी मल्टीप्लाई बाई कैपिटल डी की पावर 3 अपॉन 2। ठीक है, रिलेटिव एरर का मतलब सिर्फ डेल्टा z अपॉन z पूछा जा रहा है हमसे। डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 डेल्टा a अपॉन a प्लस 1 अपॉन 3 डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c क्योंकि इसकी पावर 1 है प्लस 3 अपॉन 2 डेल्टा d अपॉन d। सिर्फ इतना करना है, रिलेटिव एरर है तो सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, सर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं इसमें बेटा सिर्फ वो तो रिलेटिव परसेंटेज में करता है। अगर परसेंटेज एरर पूछते तो 100 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके आगे नहीं होगा सर? बस हो गया, और कुछ है नहीं। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल X इज गिवन बाय a physical quantity capital X is given by physical quantity capital X is given by capital X is equal to a square b cube capital X is equal to a square b cube upon c under root d, c under root d। ठीक है, अच्छा if the percentage errors of measurement if the percentage errors of measurement in A, B, C and D are
in A, B, C and D are 4, 2, 3, 1 are 4%, 2%, 2%, 3% and 1% respectively. And 1% respectively. Then calculate the percentage error in X. Then calculate the percentage error in X. करेंगे आप लोग कैलकुलेट? हो जाएगा सर। आप लोग कैलकुलेट करिए अभी और बताइए मेरे को क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेट करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। सभी बच्चे बताएंगे और कोई भी बोलेगा नहीं, मैसेज टाइप करके भेजेंगे। इसमें चैट बॉक्स है, इसमें आप मैसेज टाइप करके भेजेंगे। सर जी सर ये रूट डी का समझ नहीं आ रहा। क्या जी? सर रूट डी का मतलब कैसे लिखेंगे समझ नहीं आ रहा डेल्टा में। b की पावर क्या हो जाएगी? 1/2। अच्छा हाँ सही है सर, ठीक है सर। एक मिनट, किसी ने भेजा है प्रियांशु का, ठीक है बिल्कुल। बाकी बच्चे बताइए क्या क्या आ रहा है आंसर। अर्श, ऐश्वर्या, अनुराग, अनुष्का, दींद्रा, समक्ष, तन्मय। बताइए जी क्या होगा। सर हाँ बता रहे हैं। और देखिए ऐश्वर्या का भी ठीक है। अनुष्ठा बेटा चेक करो, 10.5 गलत आ रहा है। समक्ष का भी ठीक है, 17.5। अर्श 17.5, प्रबल 17.5, अनुराग भी 17.5। देखिए जी 10.5 अनुष्ठा तुम्हारा कैसे गलत आ रहा है, कुछ गलती हुई होगी। ठीक है, आर्यन त्यागी का भी 17.5। 17.5 लगभग सभी को समझ में आ गया है। विनायक, यस सर। विनायक है ऑनलाइन अभी? नहीं, विनायक नहीं है। चलिए जी, तो फिर ये चैप्टर खत्म है, अगला चैप्टर स्टार्ट कर। सर ये समझा दीजिए एक बार, एक्चुअली मेरे से नहीं हुआ। हाँ हाँ देख लीजिए देख लीजिए। ये हमारे पास
है कैपिटल X इज इक्वल टू a स्क्वायर b की पावर 3 अपॉन c और अंडर रूट d। ये आता है, ठीक है। अब परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर के लिए परसेंटेज एरर निकालना है, तो उसके लिए देखिएगा ये ऐसे हो जाएगा कि x को लिखेंगे हम डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ a की पावर 2 है तो जो भी पावर में होती है वो टर्म आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। तो 2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस b की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 डेल्टा बी डेल्टा अपॉन b अपॉन b इंटू 100 प्लस ये c की पावर 1 है तो इसमें सिर्फ डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 होगा, ठीक है। और यहाँ d की पावर 1/2 है तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। अब मुझे सिर्फ वैल्यू डालनी है। देखिए a में एरर कितना है 4%। तो 2 डेल्टा a अपॉन b इंटू 100 ये पूरा का पूरा हमें कितना दे रखा है 4%। प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 ये कितना दे रखा है 2%। प्लस डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 ये कितना दे रखा है 3%। प्लस डेल्टा d अपॉन d इंटू 100 ये दे रखा है 1%। तो 1/2 इंटू 1%। तो 2 4 जा 8%, 3 2 जा 6% प्लस 3% और 1/2 इंटू 1 ये हो गया 0.5%। सबको ऐड कर दीजिए, ये आएगा 17.5%। यस सर। चलिए जी, अब मैं क्या करूंगा, अगर किसी भी बच्चे को कुछ डाउट हो, अभी मेरे से इसी चैप्टर में, ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में मेरे से भी आर्यन ढींगरा ने बोला है कि इनको एक तो इस वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है जिसमें हमको डिग्री और रेडियन निकालना होता है, और मेथड ऑफ पैरालैक्स में प्रॉब्लम है। तो मैं अभी आने वाले 2-4 दिनों में ही मॉर्निंग में सुबह 8 बजे मैं क्लास रखूंगा फिजिक्स की। तो उसमें मैं ये चीज रिवाइज करूंगा। जिस भी दिन मुझे रिवाइज कराना होगा मैं रात में आपको मैसेज डाल दूंगा व्हाट्सएप पर। तो जिसको भी रिवीजन करना हो वो सुबह आ सकता है, 8 से 9 ऑनलाइन आ सकता है। और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट जो वीक आपका स्टार्ट होगा, मतलब अगले मंडे से जो वीक स्टार्ट होगा, उसमें मैं किसी दिन आपको रखूंगा। अच्छा 8 बजे स्कूल की क्लास होती है अनुष्का, कोई बात नहीं, तो उस दिन मैं कोई बात नहीं, मैं 7 बजे रख लूंगा क्लास, ठीक है। 7 बजे तो शायद किसी की भी नहीं होती होगी क्लास। सर 7 बजे थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? कोई बात नहीं, एक या 2 दिन की तो बात है, हो जाने ओके दो। ठीक है, कौन सा मैं रोज कर रहा हूँ उस चीज को। तो जब भी मैं मेथड ऑफ पैरालैक्स में इसी वीक में कराऊंगा, मेथड ऑफ पैरालैक्स के न्यूमेरिकल्स जब मैं कराऊंगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। और नेक्स्ट वीक के लिए आप लोग तैयार रहना कि आपका टेस्ट होगा इस वाली फर्स्ट यूनिट का, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें चैप्टर नंबर 2 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में जो आपको बताएं स्कूल में टीचर्स वो कर लेना। जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 आपका ये वाला था जो हमने अभी करा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन।
मोशन सर आई गेस आर्यन त्यागी निकल गया मीटिंग से। क्या सर आर्यन त्यागी का मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे, पढ़ लीजिए, वो मीटिंग से बाहर। कि सर मैं मीटिंग से बाहर हो गया है, पता नहीं चलिए, इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे रेस्ट। रेस्ट हम ये बोलते हैं कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो इस रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम किसी भी चीज का अगर मोशन निकालते हैं तो मोशन हम हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट का मतलब ये है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता। बॉडी अगर पहले भी मान लीजिए 5 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा था किसी बॉडी ने, और कुछ सेकंड या कुछ मिनट के बाद में भी वो 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल करके चुपचाप उसी जगह पर बैठी हुई मिले बॉडी, तो हम कहेंगे द बॉडी इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। ठीक, अच्छा वही चीज आप नोट करें इसमें। An object is said to be at rest if it does not change its position. An object is said to be at rest when it does not change its position according to the reference point. is said to be at rest when it does not change its position with respect to time. हम with respect to बार बार इसमें लिखेंगे नहीं, क्योंकि with respect to टर्म की बहुत जरूरत पड़ती है फिजिक्स में, तो हम बार बार उसको लिखेंगे नहीं, हम with respect to को WRT लिख दिया करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला नोट करिएगा मोशन। मोशन इसमें अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमने देखा कि कोई बॉडी कहीं पर कोई मेजरिंग स्केल है, मान लीजिए ऐसे एक स्केल रखा हुआ है और इस स्केल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर है 0 मीटर का मार्क, यहाँ पर 1 मीटर का मार्क है, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 3 मीटर, 4 मीटर। सोचिएगा कि कोई एक टॉय कार है, कोई एक टॉय कार है, तो टॉय कार 4 मीटर के पोजीशन पर बैठी हुई है, 4 मीटर के पोजीशन पर ये टॉय कार रुकी हुई है। तो हमने ये बोला कि इसमें अगर मान लीजिए मैं वॉच में देख रहा हूँ और मैंने वॉच में देखा कि अभी भी ये 4 मीटर वाले पोजीशन पर है, इसने यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ 4 मीटर पर आकर रुक गई ये कार। मैंने वॉच में देखा ये अभी भी 4 मीटर पर है, मैंने 1 सेकंड का क्लिक हुआ, मैंने उसके बाद फिर देखा तब भी ये 4 मीटर पर है, 1 सेकंड बाद देखा तब भी ये 4 मीटर पर है, ऐसे ही मैं देखता रहा टाइम के साथ। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम तो लगातार चेंज हो रहा है लेकिन इस बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अगर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे द बॉडी इज एट रेस्ट। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि ये जो कार है 5 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर, अब अगर मैं कहूँ कि 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड के बाद ये जो कार है ये ट्रैवल करके 7 मीटर के डिस्टेंस पर आ गई। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि 1 मीटर के बाद यहाँ 7 मीटर के डिस्टेंस पर पहुंच गई, तो इसका मतलब क्या था कि 7 - 4, इसने 1 सेकंड में इसने 3 मीटर ट्रैवल कर लिया, 3 मीटर ट्रैवल कर लिया। तो हम ये बोलेंगे कि 1 सेकंड में 3 मीटर ट्रैवल कर लिया, इसकी स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकंड और द बॉडी इज इन मोशन, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स पोजीशन हैज बीन चेंज्ड। इसका मतलब ये मोशन में है।
तो ये मोशन की डेफिनेशन लिखिए जरा। इसमें लिखिएगा एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन an object is said to be in motion an object is said to be in motion if it changes its position with respect to if it changes its position with respect to its surroundings with the passage of time with the passage of टाइम। सराउंडिंग्स का मतलब क्या है? हो सकता है कि 4 मीटर वाला जो पॉइंट है, हो सकता है 4 मीटर वाले पॉइंट पर यहाँ पर पीछे की तरफ कोई बड़ा पेड़ लगा हुआ हो, ठीक है, और हो सकता है 7 मीटर वाले पोजीशन पर यहाँ पर कोई एक बड़ा पोल लगा हुआ हो, कोई एक बड़ा इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ हो, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें क्या हुआ, इन्होंने एक टाइम के साथ, टाइम के पैसेज के साथ इसने अपनी पोजीशन बदल ली। तो पोजीशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बदला और विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स भी बदला। कि अभी कार के पीछे एक बड़ा सा ट्री था, अभी कार के पीछे एक बड़ी सी कोई चिमनी लगी हुई है, ठीक है, या बड़ा सा कोई पोल लगा हुआ है। तो हमने कहा कि अगर कोई भी बॉडी विद द पैसेज ऑफ टाइम with respect to time अपनी पोजीशन चेंज करे with respect to its surroundings, तो हम कहते हैं the body is in motion। बॉडी डाउट था हाँ जी बताइए सर। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट हम लोग कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोशन हम लोग कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर मतलब हम पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन में है। तो मेरा डाउट था कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर जैसे फॉर एग्जांपल वैक्यूम है एंड देयर इज नथिंग और एक कार है और वो मोशन में है, तो वी कैन नॉट से कि वो दोबारा बताइए सर। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि वी डोंट हैव एनी सराउंडिंग, ठीक है, assume there's only a car और वो चल रही है, हाँ ठीक है, तो it's neither in motion neither in rest nor in rest according to our definition। so sir motion की मतलब definition गलत नहीं हुई क्या, मतलब क्योंकि हर समय surroundings It's according to the reference point। मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं पर भी हमारे पास सराउंडिंग्स ही नहीं है, कुछ भी देखने के लिए सराउंडिंग्स नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास ये डिस्टेंस मेजर करने वाला स्केल तो है, हमारे पास डिस्टेंस मेजर करने वाला स्केल तो है। हम ये बता सकते हैं कि वो अभी इस टाइम पर 4 मीटर की पोजीशन पर थी और कुछ टाइम बाद वो 7 मीटर की पोजीशन पर पहुंच गई। तो भले ही सराउंडिंग्स हो या ना हो, सराउंडिंग्स तो एक रेफरेंस पॉइंट बता दिया। इस सराउंडिंग्स के रेफरेंस से अगर हम देख रहे हैं तो हमने कहा कि आसपास में कोई ट्री था, वो ट्री के पास था, थोड़ी देर बाद वो किसी पोल के पास पहुंच गई, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमने ये कहा कि कोई हमारी सराउंडिंग्स ही नहीं है, तो हम मेजरिंग स्केल से मेजर करके बता सकते हैं। आप ये कहें कि हमारे पास मेजरिंग स्केल भी नहीं, तो हमारे पास रडार और सोनार करके भी एक डिवाइस है। सोनार तो नहीं होगा, बेसिकली रडार होगा। तो रडार एक मेजरिंग डिवाइस है जिससे मैं बता सकता हूँ कि किसी एक पॉइंट से कार गुजरी, किसी दूसरे पॉइंट पर कार पहुंची, हम उसकी वेलोसिटी का डिफरेंस निकालकर और टाइम कैलकुलेट करके हम उसकी पोजीशन का डिफरेंस भी बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, डिपेंड करता है, अगर ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर कोई सराउंडिंग्स ही नहीं है तो हम डिस्टेंस का डिफरेंस देखकर बता सकते हैं कि हाँ पहले बॉडी इस डिस्टेंस पर थी, अब बॉडी इतने डिस्टेंस पर है, तो यस देयर हैज बीन अ मोशन, ठीक है। उसके बाद इतना ही करिए जी नोट। अब नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्लास में इसको आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक। थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स है इस क्वेश्चन में और थोड़े से डेरिवेशन भी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे जी आगे। सर जनरल कैलकुलस और वो ऐसे नॉर्मल ग्राफ वाले से तीनों से वो करेंगे डेराइव? हाँ, एक तो जनरल मेथड है और एक कैलकुलस मेथड है। कैलकुलस मेथड से इक्वेशन और ग्राफ से जो 9th में करा था। हाँ वही।
चलिए ठीक है जी, बाकी मिलते हैं परसों। ओके बाय सर। ओके बाय बाय। सर बाय थैंक यू सर।